अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ रिटेन अर्निंग। The following balances appear in the ledger of Akil Company Limited on December 31st, 2010. 5 lakh ordinary shares of rupees 10 each, 50,000. Retained earning अब appropriated rupees 14 lakh। ठीक है, यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल नहीं दिया गया है। यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है जो पेड अप कैपिटल कहलाता है, वो है 50 लाख का, एंड रिटेन अर्निंग जो वो 14 लाख की है। ऑन दिस डेट द कंपनी डिसाइडेड एज अंडर, कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। To declare cash dividend at 15% on ordinary shares, to declare stock dividend at 10% on ordinary shares, to appropriate 70,000 for contingencies and rupees 40,000 redemption of debentures. The company was informed by its banker that cash dividend was collected by 4 lakh ordinary shareholders on December 31st, 2010. Required give entries in journal in proper form on the books of Akil Company Limited to give effect to the above decisions. वही जो यूजुअली जो है वो इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक की जो रिक्वायर्ड होती है वही है। हम जो एंट्रीज के लिए हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर कॉलम्स वगैरह ड्रॉ करेंगे, एंड हमारी जो फर्स्ट और जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पर नेट इनकम नहीं दी गई जो हम ट्रांसफर वगैरह करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो कुछ डिसीजंस दिए गए हैं और उनकी जो एंट्रीज कैसे बनती है। सबसे पहले हमारे पास है कैश डिविडेंड जो कि डिक्लेयर किया गया है ऑर्डिनरी शेयर्स पर 15% का, ठीक है। तो हमेशा जो परसेंटेज दी गई होती है ना डिविडेंड की, वो हम पेड अप कैपिटल की अमाउंट की परसेंटेज देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 15% हम किसका लेंगे, 50 लाख का। सो कैश डिविडेंड जो जब भी डिक्लेयर होता है उसकी एंट्री होती है रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। 50 लाख का हमारा पेड अप कैपिटल का, उसका 15% ले लिया। जितना कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था वो है 7,05,000, 7,50,000 टू रिकॉर्ड डिक्लेयर कैश डिविडेंड। सेकेंड ट्रांजेक्शन है टू डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड एट 10% ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। यहाँ पर 10% लिया गया ऑर्डिनरी शेयर्स पर। सो स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर की एंट्री होती है सेकेंड एंट्री रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट। 50 लाख जो है वो हमारा पेड अप कैपिटल है, उसका आप 10% ले लेंगे। स्टॉक डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया है वो है 5 लाख। टू रिकॉर्ड डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड। एंड थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारी टू अप्रोप्रिएट 70,000 ऑफ कॉन्टिजेंसीज एंड रुपीज 40,000 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, रिजर्व तो हमारे पास आते ही रहते हैं तो उसकी तो हम फॉरन से एंट्री बना देते हैं, बहुत इजी होती है। लेकिन ये पहली दफा है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसके लिए क्या पैसे जमा करना। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या है, देखिए डिबेंचर्स जो होती है एक लायबिलिटी होती है। जब भी कंपनी को ज्यादा अमाउंट की नीड होती है या तो वो अपने शेयर्स वगैरह सेल करती है या लायबिलिटी लेती है जिसको डिबेंचर्स कहा जाता है, ठीक है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब ये है कि जब डिबेंचर्स रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है, कभी क्या होता है कि हमें जो है लायबिलिटी हमने कम ली होती है लेकिन हमें आगे चल के ज्यादा पे करनी पड़ती है। जैसे कि होता है ना कि 100 का एक डिबेंचर्स है लेकिन जब रिडेम्पशन की बात है, रिडीम की बारी आई तो 110 का जा रहा है। तो इसमें जो है वो प्रॉफिट होता है, मतलब जिन्होंने जो है लायबिलिटी दी होती है, लेकिन हमें तो ये लॉस होता है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लायबिलिटी 1 लाख की लें और ये हमें पे करनी पड़े 1.5 लाख की, तो ये हमारे लिए लॉस है कि हमें 50,000 रुपये जो है वो ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए भी जो है वो अमाउंट रिजर्व कर दी जाती है कि आगे चल के जब हम लायबिलिटी वगैरह पे करेंगे, क्योंकि जो ये लायबिलिटी होती है ना, ये जिस मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर का टाइम दिया है तो हमें 5 साल बाद ये लाजमी पे करनी है, ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास इतनी अमाउंट नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी पे कर सकते हैं, इसीलिए डिबेंचर्स की रिडेम्पशन के लिए भी वो कुछ अमाउंट होती है वो रिजर्व करके रख देते हैं। तो यही रिडेम्पशन डिबेंचर्स है कि रिडेम्पशन डिबेंचर्स जो है वो एक मतलब कोई रिजर्व नहीं है, लेकिन जब आगे चल के लायबिलिटी वगैरह पे करेंगे तो उसके लिए कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, नहीं यार कंपनी के पास इतना पैसा कि यार वो लायबिलिटी पे कर सके, तो उसके लिए भी कुछ अमाउंट जो है वो रिजर्व करके रख देते हैं कि आगे चल के अगर हमें कभी लायबिलिटी पे करनी पड़ी और हमारे पास पैसे नहीं हुए तो ये अमाउंट हमारे काम आएगी, ठीक है। सो इसकी एंट्री बिल्कुल रिजर्व की तरह ही बनेगी और ये जो ट्रांजेक्शन है वो एक ही साथ दी हुई, कॉन्टिजेंसीज एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक ही साथ दिए हुए, इसलिए रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट साइड पर आ जाएगा, कॉन्टिजेंसीज क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। ये रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज लिखिएगा। कॉन्टिजेंसीज के सामने इसकी अमाउंट आ जाएगी जो कि 70,000 है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की अमाउंट है 40,000 इसकी अमाउंट आ जाएगी। To record appropriate for contingencies and redemption of debentures.
फोर्थ में कह रहे थे कि कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि कैश डिविडेंड जो है वो कलेक्ट हो चुका है। मतलब कैश डिविडेंड जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी वो डिक्लेयर की बात थी, अब कैश डिविडेंड जो है वो कलेक्ट हो चुका है। लेकिन कलेक्ट देखें, कैश डिविडेंड डिक्लेयर कितना किया गया था 7,50,000 का, लेकिन जो पे किया है वो 4 लाख का, मतलब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो पे किया है वो 4 लाख का। तो कभी ऐसा हो सकता है कि कैश डिविडेंड जो है, मतलब कि डिविडेंड जो है स्टॉक हो या कैश हो, कैश डिविडेंड हो, ज्यादा डिक्लेयर किया जाता है लेकिन पे कम होता है, तो ऐसी जो है ट्रांजेक्शन्स आ सकती हैं। सो यहाँ पर जो है कैश डिविडेंड जब पे होता है तो उसकी एंट्री किस तरीके से बनती है, कैश डिविडेंड पेबल डेबिट साइड पे, बैंक क्रेडिट एंड 6 लाख का जो वो। अब देखिए यहाँ पर हमें जो है कैश डिविडेंड की जो है ना वो कैलकुलेशन करनी होगी। ये जो 4 लाख है ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो है वो 4 लाख का जो है मतलब एक अमाउंट वो शेयर्स बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखें कि ऑडियो मतलब यहाँ पे जो शेयर्स थे वो 5 लाख के थे, ठीक है। यहाँ पे शेयर्स कितने थे 5 लाख के थे, जिसकी अमाउंट बनी थी 50 लाख। सो यहाँ पर कैश डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया था वो 7,50,000 का डिक्लेयर किया गया था जब हमने ये कैलकुलेशन की थी, ठीक है। अब कैश डिविडेंड जो है वो कलेक्ट हो रहा है लेकिन 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स पर, ठीक है। तो 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स को पहले हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर हम पता लगाएंगे कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, फिर उसका 15% लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा भाई 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स पे जो है ये कलेक्ट किया गया है। पहले हमने इसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, फिर हमें इसकी एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगी कि ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की अमाउंट क्या है, फिर उसका आप 15% लेंगे। और ये 15% आप कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि कैश डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया था 15% पर है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने 15% लिया, 15% जब लिया तो 6 लाख का आया। ऐसा हो सकता है कि कैश डिविडेंड डिक्लेयर ज्यादा हुआ हो और कलेक्ट कम हो रहा हो, ठीक है। तो ये 6 लाख आया। जब भी इस तरीके की बात हो तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये बात कही है कि 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर से जिसकी अमाउंट 50 लाख थी और उसका 15% डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। अब जो कैश डिविडेंड कलेक्ट हो रहा है ना वो 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स पर हो रहा है, ठीक है। मतलब सिर्फ शेयर्स चेंज हुए हैं, ना उसकी परसेंटेज चेंज हुई है, ना अमाउंट वगैरह भी चेंज है। अमाउंट तो हम खुद चेंज करेंगे कैसे, जब यहाँ पे 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स थे अब 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। जब हम 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 लाख का जो है ना वो शेयर कैपिटल हो जाएगा, पेड अप कैपिटल हो जाएगा। उसका आप वही 15% ले लेंगे, सो 6 लाख आ जाएगा। इतना जो है वो कैश डिविडेंड जो है वो पे किया गया है। टू रिकॉर्ड पे कैश डिविडेंड पेबल। यहाँ पर जो कैश डिविडेंड था उसकी थोड़ी डिफरेंट ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है। कभी भी इस तरीके की ट्रांजैक्शंस आए तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जो है ना वो शेयर्स की जो है वो मतलब तब्दीली हुई है कि 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स थे और उस पर 15% का जो है वो कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था। अब 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स पे जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, मतलब मालिकों को पैसा दिया जा रहा है 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स पे। तो 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स को पहले तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी अमाउंट पता करेंगे, फिर उसका 15% लेंगे, तो आपके पास 6 लाख आ जाएगा। इतने में जो है वो कैश डिविडेंड जो है वो मालिकों को दिया गया है। और ऐसा हो सकता है कि ज्यादा वैल्यू डिक्लेयर की जाए और पे कम वैल्यू दी जाए। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है।